नमस्कार। खबरों की सफरनामे में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुस्लिम आरक्षण पर अपनी पार्टी की राय रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मानती है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति और इतिहास का सम्मान करने का काम किया है। उन्होंने भारत को दुनिया में गौरव दिलाया है। आज वो दुनिया में जहां जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। दुनिया का कोई राष्ट्र अध्यक्ष उनको बॉस कहता है तो कोई उनके पैर छूता है। उन्होंने भारत का परचम दुनिया भर में लहराया है। ये सम्मान मोदी जी का नहीं, हमारी जनता का सम्मान है। तो बता दें कि अमित शाह ने इस दौरान जनता को संबोधित किया है। मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह ने कहा है कि नहीं होना चाहिए मुस्लिम आरक्षण। उस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने आपको बताते चले कि जनता को संबोधित किया है नांदेड़ में, और साथ ही साथ इस दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर भी कहा कि वो अपना रुख स्पष्ट करें मुस्लिम आरक्षण को लेकर। आपको बताते चले कि अमित शाह नांदेड़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया है। मुस्लिम आरक्षण उन्होंने कहा कि बंद होना चाहिए। उद्धव ठाकरे से कहा कि वो अपनी राय स्पष्ट करें इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं, और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। 1 महीने तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी के चलते नांदेड़ पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए एनसीपी से हाथ मिलाकर बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत ही नांदेड़ में एक रैली को संबोधित शाह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले साल ठाकरे नीति महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार को नहीं गिराया, बल्कि ठाकरे की नीतियों से थक चुके शिव सैनिक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, बीजेपी अध्यक्ष के रूप में मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की थी, जिसमें ठाकरे सहमत थे कि अगर एनडीए विजयी हुआ तो फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि परिणाम 2019 के बाद ठाकरे ने वादा तोड़ दिया, एनसीपी की गोद में बैठ गए। शिवसेना और भाजपा ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन से बाहर हो गई। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। राहुल बाबा विदेश में देश की राजनीति की बात नहीं करते। अगर आपको पता नहीं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिए। राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश में बोलते हैं, क्योंकि वहाँ सुनने वाले यहाँ कम हो गए हैं। उनको सुनने वाले यहाँ पे लोग कम हो गए हैं, वहाँ लोग उनको सुनते हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं बोलते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अमित शाह ने नांदेड़ में डबल दांव चला है, कहा यही जा रहा है। नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की है, जबकि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी लकीरें खींचते हुए घोषणा की कि अगला आम चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच होगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को
नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच किसी एक को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुनना होगा। शाह ने गुरु गोविंद सिंह को नमन करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ से चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहा कि उनकी पार्टी हर कीमत पर राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने तख्त श्री हजूर साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जहां दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है, वहीं राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान करने में व्यस्त हैं। शाह ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया और अपनी रैली के दौरान कहा कि विदेशी सम्मेलनों में एक देश का नेता जहां नरेंद्र मोदी को बॉस कहता है तो दूसरा उनका ऑटोग्राफ चाहता है। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सियासी भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभी की निगाहें असंतुष्ट चल रहे सचिन के अगले कदम पर टिकी है। दौसा में उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोग आए। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए सचिन पायलट बड़ा संदेश दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट ने यहां अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ असंतुष्ट चल रहे सचिन के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। आपको बताते चले कि शनिवार को कांग्रेस ने भरोसा जताया कि पार्टी के भीतर चल रही कलह का सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। दरअसल कांग्रेस पहले ही इन खबरों को खारिज कर चुकी है कि पायलट नई पार्टी बनाएंगे। संगठन का कहना है कि वो एकजुट होकर अगला राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी रार किसी से छिपी नहीं है। पायलट ने पिछली बीजेपी सरकार के कामों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। इसे लेकर उन्होंने एक दिन का मौन व्रत रखा था। बाद में हाईकमान ने दोनों नेताओं को बुलाकर समझौते के फॉर्मूले पर बातचीत की थी। तो बता दें कि पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने कार्यक्रम रखा है। इस दौरान पिता को श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थक यहां पहुंचे भारी संख्या में और पिता को उनके श्रद्धांजलि अर्पित की है। असंतुष्ट चल रहे सचिन के अगले कदम पर सभी की निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सचिन पायलट साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि पहले ही कांग्रेस इन खबरों को खारिज कर चुकी है कि पायलट नई पार्टी बनाएंगे। संगठन का कहना है कि वो एकजुट होकर अगला राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी रार किसी से नहीं छिपी है। पायलट ने पिछली बीजेपी सरकार के कामों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। इसे लेकर उन्होंने एक दिन का मौन व्रत रखा था। बाद में हाईकमान ने दोनों नेताओं को बुलाकर समझौतों के फॉर्मूले पर बातचीत की थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के घटनाक्रम में पूछे जाने पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारी पार्टी अध्यक्ष और हम निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकलेगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया कि पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर नई पार्टी की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी। आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सचिन पायलट के पिता की पुण्यतिथि आज है और इसी के चलते सचिन पायलट के समर्थक यहां पर पहुंचे। ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसे की भयावह कहानियां सामने आ रही हैं। इस दर्दनाक हादसे में जो लोग बच गए हैं या घायल हुए हैं वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती 105 मरीजों में से करीब 40 में आपको बता दें कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD देखा जा रहा है। इन सभी मरीजों को काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। परिजनों की मौजूदगी में विशेषज्ञ मरीजों के डर को दूर भगा रहे हैं। शनिवार को डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी है।
बता दें कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की जान गई है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जशोवंता महापात्र ने कहा, हादसे में बचे लोगों की मानसिकता स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर महापात्रा ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना की वजह से जिंदा बचे लोगों के दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो आपको बताते चले कि उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में जो लोग बच गए हैं, जो लोग पीड़ित हैं, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उनमें देखने को मिल रहा है। ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसे की भयावह कहानियां ये सामने आ रही हैं। बता दें कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जशोवंता महापात्रा ने कहा, हादसे में बचे लोगों की मानसिक स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर महापात्रा ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना की वजह से जिंदा बचे लोगों के दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, कई गंभीर रूप से तनावग्रस्त, भयभीत, कभी कभी घबराए हुए देखे जा रहे हैं। कुछ घायलों को एकदम चुप पाया जा रहा है। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी बातचीत हो रही है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अस्पताल ने बचे लोगों की काउंसलिंग के लिए 4 टीमों का गठन किया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस में घायल मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम काउंसलिंग उनकी कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक टीम में एक मनोचिकित्सक, एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता, मरीज के परिवार 1 या 2 सदस्य शामिल हैं। सर्जरी विभाग की एक नर्स ने बताया कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो ठीक से नींद नहीं ले पा रहे। इन लोगों की आंखों के सामने आज भी वो भयावह मंजर नजर आता है। दुर्घटना का सपना आने से नींद टूट जाती है। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है। हादसे में एक 23 वर्षीय मरीज के दोनों हाथ और पैर टूट गए। वो दिन रात सो नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने बार बार हादसे का मंजर आ जाता है। एक डॉक्टर ने बताया कि ये मरीज अपनी आंखें बंद करने से डरता है, क्योंकि दुर्घटना के दृश्य उसके सामने आ जाते हैं। एक अन्य युवक भी भर्ती है। उसने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया। वो अक्सर नींद में अपने दोस्त का नाम पुकारता है और नींद से जाग जाता है। एक अन्य डॉक्टर ने बताया कि कुछ मरीज बस दीवार को घूर रहे हैं और गुमसुम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अस्पताल में 105 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 3 के पैर पूरी तरह अलग हो गए, जबकि अन्य मरीजों ने पैर और अंग खो दिए। कुछ की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। एक अन्य डॉक्टर ने बताया कि मरीज अपनी स्थिति देखकर रोते हैं, जबकि कुछ अन्य जोर जोर से हंसते हैं। उन्होंने कहा कि इन लक्षणों को समय के साथ ठीक किया जा सकता है। पीटीएसडी एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जो आम तौर पर दुर्घटना या बेहद बुरी स्थिति का सामना करने के बाद मरीजों को देखने मिलती है। इस डिसऑर्डर के लक्षणों में फ्लैशबैक, घटना से जुड़े सपने आना, हाई एंजाइटी लेवल और घटना के बारे में लगातार विचार करना शामिल है, जिससे सामान्य रूप से जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। कई स्थितियों में मरीज खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है, ताकि वो हादसे या उससे जुड़ी यादों से छुटकारा पा सके। निषाद राज पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम के समय अखाड़े के पहलवान थे, अब सपा के पास भाड़े के पहलवान हैं। अब देर हो गया ना, कोई पेड़ सूख जाए तो एक टैंकर पानी डाल। इससे पता चला कि इससे पहले कोई शुरुआत नहीं। मुलायम सिंह के पास अखाड़े के पहलवान थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब भाड़े के पहलवानों से समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम सफल हो जाए, तो भाड़े के पहलवानों से कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ नहीं होने वाला। ये निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, ये एनडीए है, जनता की सरकार, जनता के द्वार है। इन लोगों को अब कुछ किया नहीं जब तक सत्ता में थे, अब क्या करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, मोदी जी 9 साल बेमिसाल। अब देर हो गया ना, कोई पेड़ सूख जाए तो एक टैंकर पानी डाल। इससे छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने एसडीएम और तहसीलदार पर विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। अरे तुम कौन हो? अंग्रेज के बच्चे, तुमको हम नहीं जानते। दुर्गा शंकर मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है।
बच्चा बच्चा जानता है कि दुर्गा शंकर मिश्रा कौन है। ये केवल दुर्गा शंकर मिश्रा का अपमान नहीं है, आप जनकपुर क्षेत्र के एक एक व्यक्ति का, एक एक लोगों का सम्मान है। किसी के घर के बहन बेटी को कोई हाथ लगाता है तो पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हमारे दुर्गा शंकर मिश्रा जैसे लोग को तुमने छेड़ने का प्रयास किया है, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी भी भलाई है। मैं तहसीलदार और एसडीएम को मन से कहता हूं कि अभी भी दुर्गा शंकर मिश्रा जी से आके सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, जनता उनको माफ कर देगी, नहीं तो इससे साफ जनता करेगी। साथियों, अरे तुम कौन हो? अंग्रेज के बच्चे, युवाओं, तुमको हम नहीं जानते, दुर्गा शंकर मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है। अमेजन के घने जंगल में लापता 4 बच्चे 40 दिन बाद सकुशल बचा लिए गए हैं। ये 11 महीने से 13 साल तक के हैं। ये बच्चे ह्यूटोटो समुदाय से आते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़े बच्चे को घने जंगल में कैसे अपनी जान बचाई जाती है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिससे उनका फायदा हुआ। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस पूरे देश के लिए खुशी का दिन बताया। उन्होंने शनिवार को बच्चों से मुलाकात की। बता दें, 7 लोगों को अराराकुआरा के अमेजोनियन से सैन जोस डेल गुआवियारे ले जा रहा छोटा विमान 1 मई को अमेजन के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें बच्चों की मां सहित 3 वयस्कों की मौत हो गई। हादसे के 2 हफ्ते बाद 16 मई को जंगल में मलबा मिला। इसमें 3 लोगों के शव मिले, पर 4 बच्चे गायब थे, जिन्हें अब तलाश किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।